हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10th का टॉपिक है और क्लास 10th के इस चैप्टर में से हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं और शॉर्ट में देखने वाले हैं, तो ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे सबसे पहले अगर स्टार्ट किया जाए तो कार्बन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? इतने सारे एलिमेंट में 118 एलिमेंट्स में कार्बन में क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से उसके लिए एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना दिया गया है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन अभी हमारे लिए 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला है टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी से हमारा क्या मतलब है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2,4। लास्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा रीजन कैटेनेशन। कार्बन के एटम्स एक दूसरे से लिंक करके एक लंबी चेन बना सकते हैं बिना टूटे हुए, और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि कार्बन का साइज जो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से कार्बन दूसरे एटम के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बनाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक, अब कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसके बेसिस पे हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इथेन। एल्कीन में डबल बॉन्ड भी आता है, जैसे इथीन, और एल्काइन के केस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये सारी कैटेगरी हो गई। ये इथेन, इथ 2 कार्बन के लिए, इसमें भी इथ 2 कार्बन के लिए, इसमें भी इथ 2 कार्बन के लिए। क्योंकि इसमें एन लगा है तो इसीलिए हम इसे इथ एन बोलते हैं, इसको इथीन बोलते हैं और इसको इथाइन बोलते हैं। अब क्योंकि मेरे पास स्कोप है, मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में और भी कुछ चीजें ऐड कर सकती हूँ, इसीलिए ये जो 2 कंपाउंड्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही कार्बन वाले कंपाउंड्स को एल्केन या एल्कीन, ये n नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। और अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला दूं तो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आप किसी भी कार्बन का एल्केन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप n की वैल्यू 3 रखें तो जो हाइड्रोजन होगा 3 2 6 + 2 8, 3 कार्बन का एल्केन हो गया। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। लाइक इस केस में भी अगर मैं कार्बन की वैल्यू 3 रखूं, n की वैल्यू 3 रखूं, तो ये C3H6 होगा। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब C3, 3 2 6, 6 - 2 = 4। तो ये हमारा एल्काइन हो गया। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिर्फ हाइड्रोकार्बन का नहीं, हाइड्रोकार्बन के अलावा भी 1 2 कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। इथेन है,
जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, या फिर कोई और कंपाउंड अगर मैं लूँ तो इथीन ले लेती हूँ। सबसे पहला काम आप क्या करना, आप इसका स्ट्रक्चर बना लो जो आपको आता है। ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लो, दोनों केसेस में बना लो। इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो क्योंकि इस केस में मेरे पास 2 कार्बन है, तो पहले आप ऐसे 2 बड़े सर्कल बना दो और इन दोनों बड़े सर्कल में कार्बन ले दो। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। अब इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो। अब जो ये कॉमन पाथ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा जो मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूं, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूं। एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने शो कर दिया। सेम चीज मैं इधर वाले हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ शो करती हूँ, तो इट विल बी लाइक दिस। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। नेक्स्ट, इस केस में अगर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। इट मींस जो डबल बॉन्ड बना होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का बना होगा। तो सबसे पहले आप ये कार्बन शो करो। कार्बन शो करने के बाद क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो कर दिए। अब जो 2 हाइड्रोजन है वो आप इस तरीके से दिखा सकते हो जैसे हमने पहले वाले केस में दिखाया। ये हमारा इथीन का मॉलिक्यूल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड का, वो है हमारा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट। अब नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता तो 1 से बहुत अधूरा तो 2 नंबर का आ जाएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन इतना आसान होता है कि आप स्किप ना करो तो अच्छा है। जैसे कि अब इसमें होगा क्या, जैसे आप मानो कि आपके पास मीथेन है। अब मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप कोई और ग्रुप अटैच करते हो तो उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये मीथेन तब तक ही कहलाएगा जब तक इसके चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप लगाऊंगी तो इसका नाम बदल जाएगा, और इसका नाम किस तरीके से रखा जाएगा वो हम देखते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं सिलेबस में। सबसे पहला है हमारे पास F, दिस इज फ्लोरो, इसको फ्लोरो पढ़ते हैं। फिर Cl, इसको हम क्लोरो बोलते हैं। फिर Br, इसको ब्रोमो बोला जाता है। फिर I, इसको आइडो बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास OH है, इसका नाम तो अल्कोहल है, मतलब इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम अल्कोहल है, लेकिन जब हम नाम यूज करते हैं इसके लिए तो हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स मतलब नाम के पीछे वाला टर्म। जैसे मेरा नाम उषा मिश्रा है तो मिश्रा इसमें सफिक्स। तो सिमिलरली किसी का नाम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा तो उसमें भी प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर हमारे पास आता है CHO। CHO एल्डिहाइड को बोला जाता है। एल्डिहाइड के लिए हमारे पास अल है, इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो अल है। फिर कीटोन, कीटोन के लिए ओन सफिक्स यूज किया जाता है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक सफिक्स यूज करते हैं, ओइक एसिड। ये ओइक एसिड है। ये जो 4 मैंने यूज किए वो एज अ प्रीफिक्स यूज किए। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। अब मानो आपको ये चीज तो पता है कि अगर मेरे पास पूरे कंपाउंड में एक कार्बन है तो हम उसको मिथ बोलते हैं,
और अगर 2 कार्बन है तो उसको इथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। अब ये दोनों चीजों से मेरा पूरा नॉमेनक्लेचर कवर होगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है ये OH, इस OH को देख के मैं पहचान जाऊंगी, अच्छा ये अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए नाम के पीछे ओल लगता है। अब नाम क्या है? नाम है मेरा, इस कार्बन में मेरे पास 2 कार्बन है तो इथ, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथ 2 कार्बन के लिए, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, और OH की वजह से ओल। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम होगा इथेनॉल। सिमिलरली मानिए कि आपके पास कोई कंपाउंड दे रखा है जिसमें ये, अब इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नाम के पीछे ओइक एसिड लगाता है। अब नाम मतलब रूट वर्ड क्या है मेरा? 3 कार्बन, 3 कार्बन प्रोप, तो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 Cl, Cl क्लोरो है और वो एज अ प्रीफिक्स लगता है, वो नाम के आगे लगेगा। अब मेरा नाम क्या? 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोरो, नाम के आगे लगाया है इसलिए प्रोपेन। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मेरे 3 कार्बन थे, क्लोरीन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन बताने के लिए हम यहाँ पे नंबर कर देते हैं, ताकि मुझे अगर कोई नाम बोले तो मुझे पता हो कि क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है। अगर कोई बोल रहा है क्लोरोप्रोपेन, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि 3 कार्बन में से कौन से कार्बन पर क्लोरीन है, इसीलिए हम पोजीशन स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पोजीशन स्पेसिफाई करूंगी तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? 1 क्लोरो। अब मैंने इसमें पोजीशन क्यों नहीं स्पेसिफाई की? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप था और ये हमेशा पहली पोजीशन पे ही लगेगा, ये चेंज होगा ही नहीं। अब जब पहली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो आई नो कि पहली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन बताने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे एल्डिहाइड में बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर अल्कोहल होगा तो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नॉमेनक्लेचर में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा और ये वाला पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है, आप 1-2 कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चंस कर पाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये बेसिकली क्वेश्चन कैसा आता है कि एक कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए में जब आप एल्कलाइन KMnO4 डाल रहे हो तो आपको कंपाउंड बी मिल रहा है, और कंपाउंड बी कैन बी यूज्ड फॉर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब ये इस टाइप के रिएक्शंस आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें बेसिकली अगर आपने इथेनॉल लिया, ये इथेनॉल है, इस इथेनॉल में अगर आप एल्कलाइन KMnO4 डालते हो या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालते हो, दोनों में से कोई भी, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? कंपाउंड ए व्हेन रिएक्ट्स विद एल्कलाइन KMnO4 फॉर्म्स कंपाउंड बी। ठीक, व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्कलाइन KMnO4 है? तो यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब
ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एस्टेरिफिकेशन के बारे में बताया। अब ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, हम एस्टर फॉर्म करते हैं। एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। बनता कैसे है? जब आप अल्कोहल का रिएक्शन, स्पेशली इथेनॉल का रिएक्शन, आपकी बुक में सिर्फ एक ही रिएक्शन दे रखी है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अगर आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो आपको एस्टर मिलता है प्लस H2O। ये एस्टर है, ये क्लास ऑफ कंपाउंड है। जैसे अल्कोहल एक क्लास ऑफ कंपाउंड था, वैसे ही एस्टर एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। अगर स्पेसिफिकली मैं इसका नाम बोलूं तो इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, ठीक। इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अलावा हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन में बेसिकली अगर आप एस्टर लो और इस एस्टर में NaOH डाल दो तो ये CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, C2H5OH, इथेनॉल। तो बेसिकली इसे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन यूज किया जाता है सोप के प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है। जैसे इथेनोइक एसिड जो है उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है। इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है, और उसको क्यों ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला जाता है ये भी काफी बार पूछा गया। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है। बहुत कम कितना? इट्स अराउंड 291 केल्विन, तो करीब करीब 17-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इट मीन्स विंटर्स के टाइम पे जनरली ये टेम्परेचर हमारा 17-18 से कम ही होता है। तो विंटर्स के टाइम पे ये जो एसिटिक एसिड होता है वो फ्रीज हो जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब एक बार अगर आप करें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिपीट एग्जैक्टली तो नहीं आते हैं पेपर में, लेकिन हाँ उस जैसे क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट सेम रहता है। तो जब आप पढ़ो तो पहली बार पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार ट्राई करना।